हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी के पार्ट 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इसके दो भाग हम पहले कर चुके हैं, उनका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम इसका तीसरा भाग करने जा रहे हैं और जिसका टॉपिक है द सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक इतिहास। तो ये सब जानकारी हम सचित्र सरल तरीके से और संपूर्ण जानकारी जो है यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन समाज की विशेषताओं की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समाज का जो मूल आधार होता है वो परिवार होता है। तो परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो परिवार होते थे वो एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली होते थे। एकल परिवार का मतलब होता है पति पत्नी और उनके बच्चे ही उसमें होते हैं। माता पिता या अन्य बंधु बांधव जो है उसमें नहीं रहते थे। तो ये नहीं है कि पति पत्नी के साथ उनके बच्चे ही उनमें रहते थे। ऐसा भी देखा गया है कि जब पुत्र वयस्क हो जाते थे, यानी कि वो समझदार या जैसे यहाँ हमारे यहाँ वयस्कता की आयु 18 वर्ष है, या आप कह सकते हैं जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे तो वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे और अपना एक अलग घर बसा लेते थे। इसी तरह से वयस्क भाई भी जो है बहुत ही कम साझे परिवारों में रहते थे, यानी कि ये नहीं है कि माता पिता के साथ रहना उनको गवारा नहीं था, बल्कि वो आपस में भी भाई भी जो होते थे वो भी साथ साथ नहीं रहते थे। और वो भी ऐसा बहुत ही कम पाया गया है कि वो जो है एक साथ रहते हों। लेकिन एक विचित्र बात ये देखी गई है कि दासों को परिवार का भाग माना जाता था, यानी कि उनके परिवार में दास जो होते थे, जो उनके घर के कामों में और बाहर के कामों में उनकी मदद करते थे, उनको वो अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानते थे। अब महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बात करते हैं कि महिलाओं की स्थिति वहाँ पर क्या थी। तो महिलाएं जो थी ये रोमन समाज में बड़ी सुदृढ़ अवस्था में थी और उनको काफ़ी अधिकार प्राप्त थे। तो पत्नी जो होती थी वो अपनी संपत्ति जो है वो पति को हस्तांतरित नहीं करती थी, यानी कि जो पत्नी के पास संपत्ति होती थी वह उसकी स्वयं मालिकिन होती थी और अपने पति को जो है वो स्थानांतरित नहीं करती थी, यानी कि वो स्वयं उसका संचालन करती थी। इसके अलावा विवाह के बाद जब किसी लड़की का विवाह हो जाता था तो जैसा कि हमारे यहाँ भारत में परंपरा है कि अधिकतर जो है संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर पुत्रों का ही अधिकार होता है और पुत्री जो है विवाह के बाद उसको संपत्ति में अधिकार से जो है वंचित माना जाता है। लेकिन जो है कानून वहाँ पर रोमन समाज में ये था कि विवाह के पश्चात भी पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार बना रहता था और जो है पुत्री जो है पिता की मृत्यु के बाद उसको पा भी लेती थी। और लेकिन एक और बात ये थी कि महिला का जो दहेज होता था, जो शादी में उसको दहेज मिलता था, वो वैवाहिक अवधि के दौरान, यानी कि जब तक उनकी शादी कायम रहती थी, वो पति के पास चला जाता था। जो दहेज में मिला सामान होता था उस पे तो पति का हक होता था, लेकिन जो संपत्ति पत्नी के पास होती थी वो संपत्ति वो अपने पति को हस्तांतरित नहीं करती थी। और पिता की मृत्यु के पश्चात जो है पुत्री उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक भी बन जाती थी। पिता की मृत्यु के पश्चात उसको जो है पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता था। तो यहाँ जबकि भारत में इसके विपरीत है कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति जो है पुत्रों को मिलती है। पुत्रियों को बहुत ही कम देखने में आता है कि संपत्ति मिलती हो। आज के आधुनिक समाज में भी ऐसा नहीं था, लेकिन रोमन समाज में था कि पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति जो होती थी वो उसकी स्वतंत्र मालकिन जो है उसकी पुत्री बन जाती थी। कानून उनको स्वामित्व और संचालन के लिए व्यापक अधिकार भी देता था ताकि वो उसको संपत्ति की संभाल देखभाल कर सकें। पति और पत्नी को अलग अलग वित्तीय इकाइयां माना जाता था। इसका मतलब ये है कि पति और पत्नी को संपत्ति को संयुक्त करके नहीं माना जाता था, जैसा कि हमारे यहाँ जो कानून है कि पति और पत्नी की संपत्ति जो होती है वो एक साथ मानी जाती है।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। इसमें पति और पत्नी को दोनों को दो अलग अलग फाइनेंशियल मामलों में, वित्तीय मामलों में दो अलग व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, ना कि एक यूनिट के रूप में। अब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। तो विवाह जो होते थे वो अधिकतर जो है माता पिता की सहमति से ही कराए जाते थे, यानी कि उनके परिवारों की सहमति से ही विवाह होते थे। और लड़कियां जो होती थी, उनकी लड़की की विवाह की जो आयु थी वो न्यूनतम आयु 16 से 18 और अधिकतम आयु जो है 22 से 23 वर्ष तक होती थी। लेकिन पुरुष जो है उसकी जो न्यूनतम विवाह की आयु थी वो 28 से 29 वर्ष और अधिकतम जो है 30 से 31 वर्ष होती थी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाओं की या लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र जो 16 वर्ष से शुरू होती है, वही पुरुषों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 28 वर्ष से शुरू होती है। तो यहाँ आप देखते हैं कि न्यूनतम आयु में 12 वर्ष का अंतर है। साथ ही साथ अधिकतम आयु में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप देखिए 23 और 31, यानी कि यहाँ पे 8 वर्षों तक का अंतर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखा गया है, क्योंकि पुरुष जो हैं और महिला के अंदर आयु में बहुत अंतर होता था, तो ये इस अंतर की वजह से असमानता को बढ़ावा मिलता था। यानी कि पुरुष जो है क्योंकि अधिक आयु का होता था और महिला जो है वो कम आयु की होती थी, तो पुरुष है वो डोमिनेट करते थे, यानी कि उन पर अधिकार जताते थे और उन पर खामखा का रोब जमाया करते थे। और पति आमतौर पर पत्नियों पर हावी रहते थे और अक्सर जो है मारपीट भी करते रहते थे। तो तलाक जो है वो देना काफ़ी आसान था और तलाक की सूचना मात्र देना ही पर्याप्त रहता था, यानी कि उसके लिए बड़े बड़े मुकदमे लंबे समय तक चलाने नहीं पड़ते थे। सिर्फ विवाह विच्छेद की सूचना भर दे देना ही तलाक मान लिया जाता था। अब हम रोमन समाज के अंधकारमय पक्षों की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो के चित्र को दिखाया गया है। तो ये महान कैथोलिक बिशप सेंट ऑगस्टिन है, जो कि अफ्रीका के हिप्पो शहर के बिशप थे। वो लिखते हैं कि उनके पिता यानी कि ऑगस्टिन के पिता जो है नियमित रूप से अपनी पत्नी की पिटाई किया करते थे। मतलब बिशप ऑगस्टिन कहते हैं कि नगर की जो अधिकांश महिलाएं होती थी वो उनको अपनी पिटाई के निशान दिखाया करती थी। तो इसका अर्थ ये है कि ना केवल संत ऑगस्टिन के परिवार में ही मारपीट होती थी, बल्कि ये महिलाओं के साथ मारपीट जो है एक सामान्य सी बात हो चुकी थी। यहाँ जो है एक बात और बतानी है कि पिता जो होते थे उनको अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी अधिकार थे और अवांछित बच्चों को जो माता पिता जिन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते थे, ऐसे अवांछित बच्चों को जिंदा रखने या मार डालने का अधिकार भी पिता को प्राप्त था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो अपने जो नए जन्मे शिशु होते थे उनको मरने के लिए ठंड में छोड़ देते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरुष समाज जो है वो ना केवल स्त्रियों पर अत्याचार करता था, बल्कि अपने छोटे बच्चों पर भी काफ़ी वो अत्याचार किया करते थे। अब हम यहाँ के शैक्षिक स्तर की बात करते हैं। तो यहाँ जो चित्र में एक पोम्पई शहर दिखाया गया है, जो कि एक ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, ज्वालामुखी के फटने की वजह से जल गया था और नष्ट हो गया था। तो ये पोम्पई नगर जो है वो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी के फटने से दफन हो गया। तो यहाँ पर जो है काम चलाऊ साक्षरता के व्यापक प्रमाण जो हैं वो दीवारों पर अंकित। अब हम यहाँ के शैक्षिक स्तर यानी कि एजुकेशनल लेवल की बात करते हैं। तो ये पोम्पई नगर है के एक अवशेष हैं जो कि जलीय अवस्था में मिले हैं। तो इन अवशेषों के इसके जलने की वजह जो है ये ज्वालामुखी है। तो पोम्पई नगर जो है ये 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। तो यहाँ पर जो है काम चलाऊ जो साक्षरता के व्यापक जो प्रमाण हैं वो दीवारों पर
पर अंकित जो है विज्ञापनों और अभिरेखण से, यानी कि जो खोद कर लिख दिया जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ भी ऐतिहासिक स्थलों पर आपने देखा होगा या सरकारी इमारतों पर लोग जो हैं सीमेंट के ऊपर खुरच कर कुछ लिख देते हैं। तो इस तरह के विज्ञापन जो जो रंग से लिखे गए और जो खोद करके अभिरेखण किए गए, ये जो हैं वहाँ पर बताते हैं कि जो वहाँ पर लोगों के पास काम चलाऊ साक्षरता थी। तो और साथ ही साथ जो सैनिक अफसर जो होते थे, साथ ही साथ सैनिक और फौजी अफसर और संपदा प्रबंधक जो हैं, यानी कि एस्टेट मैनेजर जो होते थे, वो व्यापक रूप से शिक्षित होते थे। यानी कि समाज का जो नौकरी पेशा वर्ग था वो जो है अच्छे से शिक्षित होता था, क्योंकि उन्हें उनका जीवन यापन का आधार ही शिक्षा होती थी। तो इस तरह से दोनों तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते थे। जो पेशेवर लोग थे, जो सैनिक थे, फौजी अफसर थे, एस्टेट मैनेजर यानी कि संपदा प्रबंधक थे, वो इस प्रकार के नौकरी पेशा लोग जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो अच्छे से शिक्षित होते थे। लेकिन फिर भी आम जनता के अंदर जो है, क्योंकि जगह जगह ये इस तरह से दीवारों पर विज्ञापन और लिखावट मिली है, ऐसे अभिरेखण मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि काम चलाऊ साक्षरता जो है वो वहाँ पर काफ़ी थी। अब हम जो है समाज में सांस्कृतिक विविधताओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी। तो यहाँ पे धार्मिक संप्रदाय और स्थानीय देवी देवताओं में काफ़ी विभिन्नता थी और कई तरह के धार्मिक संप्रदाय पाए जाते थे, क्योंकि साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले काफ़ी सारे लोग थे और वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मानते थे, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। साथ ही साथ जो है वहाँ पे साम्राज्य, क्योंकि काफ़ी विशाल भूभाग पर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था और इसीलिए जो है इतने बड़े क्षेत्र में जो भाषाएं थी वो भी बहुत सारी बोली जाती थी। तो बोलचाल की भाषाओं के आधार पर भी विभिन्नता थी। तीसरा जो है वो वेशभूषा की विविध शैलियाँ भी यहाँ पर पाई जाती थी, अलग अलग तरह के जो हैं, क्योंकि वहाँ पे भूभाग थे तो वहाँ पर और अलग अलग तरह के जो धर्मों को और समाजों को से आए हुए लोग थे, इसीलिए उनकी वेशभूषा की शैलियाँ भी अलग प्रकार की थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनने वाले लोग जो हैं इस चित्र में दिखाए गए हैं। अब जो है एक और जो विभिन्नता है वो है सामाजिक संगठनों के रूप में, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के में भी काफ़ी असमानता थी और विविधताएं पाई जाती थी। भोजन के क्षेत्र में भी अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती थी। कई तरह का जो भोजन जो है यहाँ के लोग करते थे, जैसा कि इस चित्र में आपको देखने में मिलता है। तो विभिन्न प्रकार की भोजन पद्धतियाँ और भोजन करने के तरीके जो हैं रोमन साम्राज्य के लोगों के अंदर थे। और अंतिम जो है विभिन्नता वो थी बस्तियों के विभिन्न रूपों के अंदर, यानी कि अलग अलग तरह के लोगों के जो रहने की बस्तियां थी वो भी विभिन्न प्रकार की थी। कहीं पर तो भव्य इमारतें मिलती हैं और कहीं पर बहुत छोटी छोटी झोपड़िया टाइप के जो है मकान भी मिलते हैं। अब रोजगार और उत्पादकता के क्षेत्रों की बात करते हैं। तो यहाँ पर रोजगार के साधन जो थे काफ़ी व्यापक थे, जैसे बंदरगाह वगैरह जो है, क्योंकि रोम का व्यापार जो है वो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से होता था। तो और चारों तरफ जो है, क्योंकि इसके समुद्र भी काफ़ी लगता था और ये भूमध्य सागर के चारों तरफ जो है इस रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। तो और भी कई सारे समुद्र जो हैं, इसको काला सागर, लाल सागर वगैरह जो है लगा करते थे। तो इन सभी की वजह से यहाँ काफ़ी मात्रा में बंदरगाह थे और दूर दूर क्षेत्रों से इनमें व्यापार होता था। तो रोजगार और का एक जो मुख्य जो केंद्र था वो बंदरगाह हुआ करते थे। इसके अलावा जो हैं खाने यानी कि माइंस जो होती थी वो भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में थी और बहुत सारी धातुओं की खुदाई करके उनमें से वहाँ से उनको धातुओं को निकाला जाता था। तो इस तरह से सोना, चांदी, कोयला आदि की खाने जी वो भी रोजगार और उत्पादकता के केंद्र थे।
साथ ही साथ जो है ईंट पकाने के भट्टे भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिले हैं, और शराब की फैक्ट्रियाँ, यानी कि यहाँ पर क्योंकि अंगूर काफ़ी मात्रा में होते थे, तो अंगूरों से जो है यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से जो है अंगूरों से शराब बनाई जाती थी। तो वाइन फैक्ट्रियाँ भी यहाँ जो है रोजगार का और उत्पादन का एक मुख्य केंद्र थी। और साथ ही साथ जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये जैतून का तेल निकालने की एक ऑलिव ऑयल की फैक्ट्री है। तो ये सब जो हैं यहाँ पर रोजगार के और उत्पादन के विभिन्न जो हैं बिंदु बताए गए हैं। अब जैतून तेल के निकालने के कारखानों की बात करते हैं। तो रोमन साम्राज्य जो है जैतून तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर एक पुराना जो है रोमन फैक्ट्री दिखाई गई है जहाँ पे जैतून का तेल निकाला जाता था। इसके जो है जैतून के तेल को निकालने की विधि जो है यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ जैतून के पेड़ से जो है ये जैतून के फल तोड़े जा रहे हैं, और फिर उनको जो है यहाँ कोल्लू के टाइप में जैसे घोड़े या गधे जो हैं चलाया करते थे, तो इसको इनकी मदद से यहाँ पे क्रश किया जाता था, यानी कि पीसा जाता था, और फिर जो है इस तरह से लकड़ी के फट्टों के बीच में रखकर उन पिसे हुए जैतून के फलों को प्रेस किया जाता था, यानी कि दबाया जाता था, और फिर इस तरह से उनको उसके बाद जो है यहाँ पर पीस कर दबाने के बाद इस तरह से अलग अलग कुंडों में एकत्र किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग श्रेणी के कंटेनरों में अलग अलग प्रकार का तेल है, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, और फिर एक जो है उनको रिफ़ाइन करके, यानी कि उनका जो है शोधन करने के बाद जो है रिफ़ाइंड ऑलिव ऑयल तैयार किया जाता था। तो इस तरह से 3-4 तरह के अलग अलग तरह के जो हैं जो जैतून के तेल तैयार किए जाते थे, और इनको जो है अलग अलग जो पात्रों में रखकर जो है इनको विदेशों तक में बेचा जाता था। अब हम यहाँ के विभिन्न उत्पादों और उनमें जो है होने वाली प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि रोमन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले उत्पादों को यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ जैसे वाइन होती थी, यहाँ समुद्र के किनारे साल्ट, और यहाँ पे ऊन और मछली उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी तरह से यहाँ लोहा, लेड आदि के, सिल्क के, सोने के, हाथी दांत के और मोम के, इस तरह से विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कॉटन यानी कि कपास के खेती होती थी, यहाँ पर चीनी और जो है रॉ सिल्क की यानी कि कच्चे रेशम का उत्पादन होता था और यहाँ पर जो है ऑयल, ग्रेन और वाइन, सिल्क वगैरह, इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे जगह जो है अलग अलग प्रकार के ये सभी उत्पादन होते थे। अब हम कुछ मुख्य उत्पादों, जो 3 मुख्य उत्पाद थे, जो जैतून का तेल और यहाँ पे अंगूरों की शराब और गेहूं की बात करते हैं। तो पहले हम इटली की बात करते हैं। जैतून के तेल के क्षेत्र में सबसे पहले उत्पादन जो है इटली का था और इटली का एक छत्र जो है इस पे अधिकार था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्षेत्र जो है वो स्पेन के पास चला गया। और स्पेन में जो है ये चले जाने का एक मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता का तेल जो है वो तैयार किया जाता था, जिसकी वजह से इटली से, क्योंकि वो श्रेष्ठ था और कम कीमत का था, इसीलिए वो इटली का बाज़ार जो है वो स्पेन ने हथिया लिया और बाज़ार को हथियाने की प्रतिस्पर्धा भी थी। तो इसीलिए इटली को उन्होंने पछाड़ कर वो स्पर्धा हासिल कर ली। जैसा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक वार चल रही है, यानी कि बाज़ार हथियाने की प्रतिस्पर्धा है, उसी प्रकार की इस प्रतिस्पर्धा के कारण इटली जो है मात खा गया और स्पेन में वो बाज़ार खिसक कर आ गया। और फिर जो है
कुछ ही समय बाद जो है उत्तरी अफ्रीका ने जो है स्पेन के उत्पादन की बराबरी कर ली, उसकी जो है क्वालिटी की बराबरी कर ली, और देखते ही देखते उसने स्पेन को भी पछाड़ दिया। तीसरी चौथी शताब्दी में का अधिकांश भाग में उत्तरी अफ्रीका का इसमें बोलबाला रहा। फिर जो है धीरे धीरे जो है चौथी शताब्दी ख़त्म होने के साथ ही जो है ये क्षेत्र जो है फिर खिसक कर जो है पूर्व में आ गया, और 425 ईस्वी के बाद जो है उत्तरी अफ्रीका का प्रभुत्व तोड़कर परवर्ती जो 5वीं शताब्दी थी और 6ठी शताब्दी में एगियन दक्षिण एशिया माइनर और ये सीरिया और फिलिस्तीन जो है ये अंगूरी शराब और जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इटली से ये स्पेन गया, स्पेन से जो है पहले उत्तरी अफ्रीका ने उत्पादन में स्पेन की बराबरी की, क्वालिटी में बराबरी की, और फिर तीसरी चौथी शताब्दी में उसी का उत्तरी अफ्रीका का बोलबाला इसमें हो गया। लेकिन जो है 425 ईस्वी के बाद जो है परवर्ती या 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में ये जो है पूर्व में आ गया, और ये पूर्व में जो है एशिया माइनर, सीरिया और फिलिस्तीन आदि भागों में जो है अंगूरी शराब और जैतून के तेल के ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और निर्यातक बन गए थे। तो इस तरह से केंद्र जो हैं उत्पादन के समय के साथ लगातार बदलते चले गए। अब जो है हम बात करते हैं उर्वर क्षेत्रों और उत्पादों की। तो यहाँ पर क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो इस बड़े साम्राज्य में बहुत से उत्पादक क्षेत्र थे जहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से विभिन्न फसलों का उत्पादन होता था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कैम्पेनिया, सिसिली, फ़ायूम और गैलिनी और बाइजेकियम जिसे आजकल ट्यूनीशिया कहा जाता है, और दक्षिणी गॉल यानी कि गैलिक नार्बोसिस जो है वो दक्षिणी गॉल जो है, और बायटिका जो यानी कि दक्षिणी स्पेन जो है, ये सब जो हैं ये जो थे उत्पादन के बहुत बड़े क्षेत्र थे। यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और यहाँ पर फसलें जो हैं वो बहुत अच्छी होती थी। तो यहाँ स्ट्रैबो और प्लिनी नाम के 2 इतिहासकारों ने बताया है कि ये सभी क्षेत्र जो थे वो घनी आबादी वाले थे और सबसे धनी भी थे, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी घनी थी तो और लेकिन उसके साथ ही धनी भी थे क्योंकि यहाँ उत्पादन बहुत अधिक होता था। तो ये स्ट्रैबो और प्लिनी नाम के 2 जो है इतिहासकारों ने ऐसा वर्णित किया है। अब कैम्पेनिया की जो शराब होती थी अंगूरों से जो बनाई जाती थी वो सर्वोत्तम मानी जाती थी, और इसके अलावा जो है ये सिसिली और जो आपके बाइजेकियम हैं ये गेहूं के जो है प्रमुख निर्यातक थे, और यहाँ से जो है रोम को जो है भारी मात्रा में गेहूं जो है भेजा जाता था रोम के विभिन्न भागों में। अब जो है हम यहाँ एक और इतिहासकार जो है जोसेफस की बात करते हैं। तो जोसेफस ने लिखा है कि ये प्रदेशवासी जो थे यहाँ के, वो प्रदेशवासियों ने ज़मीन के 1-1 इंच के टुकड़े पर खेती कर रखी थी, यानी कि कृषि का जो है व्यापक रूप से यहाँ पर कृषि क्षेत्रों का दोहन हो रहा था और अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयास होता था। अब ऋतु प्रवास की बात करते हैं, यानी कि सीजनल माइग्रेशन की। सीजनल माइग्रेशन या ऋतु प्रवास का मतलब होता है सारे मौसम बदलने के साथ साथ स्थान बदल लेना। तो यहाँ पर जो है हम न्यूमीडिया जिसे आधुनिक अल्जीरिया का जो भाग है ये उत्तरी अफ्रीका का एक क्षेत्र है, ये दिखाया गया है। ये ऋतु प्रवास के लिए काफ़ी मशहूर था। तो यहाँ जो है आप यहाँ के निवासियों को देख रहे हैं कि एक ओवन आकार की झोपड़ी है जिसे मैपेलिया कहा जाता था। तो ये मैपेलिया झोपड़ी है जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो ये इसको लेके साथ साथ चलते थे, और ये मतलब ये परमानेंट नहीं होती थी, ये एक तरह से आप समझिए कि ये
जो झोंपड़ी होती थी मैपिलिया, इसको वो साथ ही अपने लेकर चलते थे और कहीं भी इसको रख कर इसमें रहना शुरू कर देते थे। और चरवाहे और अर्ध यायावर लोग वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, और चरवाहा वो होते हैं जो भेड़ बकरियां आदि पशु, जो दुधारू पशु और बाहर डोने वाले पशुओं को पालते हैं। तो वो चरवाहे और अर्ध यायावर का मतलब जो पूरी तरह घुमक्कड़ नहीं है, कुछ समय तक कहीं रहते हैं और फिर जब मौसम बदलने पर ये लोग जो हैं अपने पशुओं या अपने भोजन पानी की तलाश में या नए उसके उत्पादक क्षेत्रों के तरफ को जो है वो पलायन कर जाते हैं। तो ये मौसम बदलने पर जो पलायन किया जाता है वो ऋतु प्रवास कहलाता है। तो ये लोग जो हैं न्यूमीडिया के लोग जो हैं अपने साथ में, जैसा कि ये एक ओवन आकार की झोंपड़ी है, इसको भी साथ में लेके चलते थे और अपने भेड़ बकरी और जो इनके साथ और जानवर होते थे अपने परिवार के साथ इधर उधर गमन करते रहते थे। तो उत्तरी अफ्रीका में जब रोमन जागीरों का विस्तार होने लगा तो कृषि उत्पाद के जो क्षेत्र थे उनका विस्तार हुआ, जिससे चरवाहों जो घास के मैदान थे उनमें कमी आ गई, तो चरवाहों की संख्या में भी कमी हो गई। अब जो है हम विकास में असमानता को देखते हैं। ये नहीं है कि रोमन साम्राज्य जो है पूरी तरह से एक ही तरह से विकसित था। कुछ भाग ऐसे थे जो काफ़ी अल्प विकसित थे, जैसे कि स्पेन का उत्तरी भाग जो है ये काफ़ी कम विकसित था। और इसमें जो है यहाँ पर ये आपको चित्र में दिख रहे हैं कि पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ गांव है, और इस गांव को जो है यहाँ पर केल्टिक भाषा बोलने वाले किसान रहते थे, और इस गांव को जो है कैस्टेला कहा जाता था। तो ये केल्टिक भाषा बोलने वालों के पहाड़ी पर बसे जो गांव होते थे उनको कैस्टेला कहा जाता था। आजकल ये पर्यटन के बहुत अच्छे केंद्र बने हुए हैं, लेकिन किसी समय में ये लोग जो है काफ़ी पिछड़े हुए थे और बहुत ही कम विकसित माने जाते थे। और ये नहीं है कि पुरानी बातें हैं, पुराने समय की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो लोग बुरी तरह से पिछड़े हुए होंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था में ये बहुत मजबूत थे। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जल शक्ति के प्रयोग से मिलें चलाई जाती थी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिलें हैं जिनको जो है पानी की शक्ति से इस तरह चक्कर घुमाकर मशीनों को, इन मिलों को चलाया जाता था। तो और जो यहाँ पर जो है एक सोने की खदान दिखाई गई है। तो स्पेन में सोने चांदी की खानों में जो है जल शक्ति का उपयोग करके खुदाई करके पहली और दूसरी शताब्दी में इतना उत्पादन किया जाता था कि उस उत्पादनता के क्षेत्र को, यानी कि उस समय जो उत्पादकता होती थी उसको आज के आधुनिक समय में जहाँ आधुनिक मशीनों से खुदाई होती है तो भी उस प्रोडक्शन लेवल को आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। जबकि उस ज़माने में कि आज से 1800-1900 साल पहले जब साधन काफ़ी कम विकसित थे तो भी लोग जो हैं जल शक्ति का उपयोग करके जो है इन खानों से इतनी भारी मात्रा में उत्पादन किया करते थे। अब यहाँ पर हम देखें कि उनकी जो वाणिज्यिक व्यवस्था थी और बैंकिंग व्यवस्था थी वो काफ़ी सुगठित थी, यानी कि व्यापार का जो तरीका था और बैंकिंग व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया बनाई गई थी, और साथ ही साथ जो है मुद्रा का भी काफ़ी प्रचलन था और जो है इसका व्यापक रूप से प्रयोग भी होता था। तो अब हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने रोमन समाज और रोमन लोगों की अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। आपने जो इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।